हेलो फ्रेंड्स, श्री कनाद एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि संस्कृत पढ़ने के लिए हमें संधि का ज्ञान आवश्यक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए संधि को समझने की कोशिश करेंगे। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद हैं, और फिर बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे होगा संधि के बाद, तो फिर हम धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो संधि संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि और देखेंगे कि जब वर्णों का अगर विकार नहीं होता है लेकिन तब भी दो वर्ण मिल जाते हैं तो उसको संयोग कहते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभी टेक्निकल चीज़ में हम बाद में जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम संधि को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, संस्कृत संधि जानने के लिए थोड़ा बहुत प्रत्याहार जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे संधि पढ़ने के क्रम में ही सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कमेंट किसी को चाहिए, कोई कमेंट करे, तो मैं एक अलग से प्रत्याहार पे वीडियो बना दूँगा। वो भी बहुत साइंटिफिक चीज़ है और बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, तो उसको भी समझ सकते हैं। तो संधि देखिए, संस्कृत भाषा में कुछ जगह तो संधि की अनिवार्यता बताई गई है कि वहाँ पे आपको संधि करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये अपनी भाषा की विशेषता है। तो कुछ जगह तो संधि हमें करनी पड़ेगी, और कुछ जगह ये कहा गया है कि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जो श्लोक है, श्लोक भी हम जान लेते हैं क्या है। तो बेसिकली संहिता और संधि। तो संहिता क्या होती है? दो वर्ण जब परस्पर आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उसको संहिता कहते हैं, और जब संहिता होती है तभी संधि होती है। तो सबसे पहले संहिता और संधि में वर्णों का परस्पर आना जरूरी है। तो जब वर्ण परस्पर आ गए तो फिर वहाँ पे संधि होगी। तो उसके लिए कहा गया है एक श्लोक है जो इसमें कहा गया है। संहितेक पदे नित्या धातु सरकयो नित्या समासे वाक्ये तू सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, तो ये श्लोक लिखा गया है। संहिते पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समास से वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षते। तो इसका मतलब कि अगर एक पद होगा, जहाँ भी एक पद होगा जुड़ेगा वहाँ पे संधि होगी, नित्य संधि होगी। संधि मतलब नित्य मतलब ये मैंडेटरी है कि संधि होगी। और धातु और उपसर्ग जहाँ मिलेंगे उसमें भी संधि होगी, और समास में भी संधि होगी, ये मैंडेटरी है। वाक्य में ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, कहीं कोई राइटिंग कर रहा है कि वो संधि करना चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये तो संधि की आवश्यकता हो गई कि कहाँ कहाँ संधि करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ नहीं करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ इच्छा पे डिपेंड करता है। अब देखिए, संधि के मूलतः तीन भेद हैं। जैसे हम जानते हैं तीन प्रकार के, जैसे मेनली हमारे वर्ण है। एक तो स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, और साथ में एक विसर्ग होता है। तो उसी के आधार पर मेनली संधि के तीन भेद किए गए हैं। पहला है अच संधि या स्वर संधि। तो अच ये जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि अच क्या बोलते हैं, हल किसको कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रत्याहार से इनके अंदर कुछ वर्ण हैं। जो हल में बहुत सारे वर्ण आते हैं, अच में बहुत सारे, अच में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से प्रत्याहार बनाया गया है। तो वो अलग से, मैं जैसे बताया, अगर कमेंट करेंगे तो एक वीडियो अलग से बना देंगे। अभी तो स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होती है? एक स्वर का जब दूसरे स्वर के सामने आता है तो उन दोनों स्वरों की संधि हो जाती है। तो उसको कहते हैं स्वर संधि। मतलब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है
उसको कहते हैं स्वर संधि। इसी तरह दो व्यंजन, एक व्यंजन वर्ण पहले हो और उसके बाद कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, व्यंजन संधि में दोनों होता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ जाता है। तो वहाँ भी जो उनके सामने आने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में भी व्यंजन जैसे विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो फिर उसमें दोनों मिलके वो एक विसर्ग संधि कहलाती है। मतलब पहले विसर्ग होगा, बाद में आपका स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण दोनों सामने आ सकता है। इसमें इसी में व्यंजन वर्ण होगा, उसके बाद स्वर व्यंजन दोनों आ सकता है, लेकिन इसमें स्वर रहेगा और बाद में भी स्वर रहेगा, तो इसको स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, वो उसमें से क्या क्या भेद हैं, फिर उनके लिए क्या सूत्र है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अच संधि या स्वर संधि, तो पहले तो स्वर वर्ण क्या क्या है। स्वर्ण वर्ण जैसे हम जानते हैं सब कोई, मैं अब संस्कृत भाषा में वर्णों के लिए भी अलग से बहुत सारा ग्रामर की बुक देखेंगे, संस्कृत ग्रामर की बुक, तो उसमें वर्ण के लिए अलग से एक अध्याय दिया रहता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वर्णों का जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में है वैसे ही संस्कृत वर्णमाला में लगभग सारे वर्ण वैसे ही हैं। तो उस पर मैं अभी विशेष कुछ वो नहीं करूँगा, मैं ये मान के चलूँगा कि सबको वर्ण आता है और उसके आगे मैं संधि की बात करूँगा, ताकि क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य है संस्कृत पढ़ना सीखना, ठीक है। तो अब स्वर वर्ण जैसे हमें सबको पता है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षु दीर्घो रीली ए ओ औ, इतने स्वर्ण वर्ण हैं। तो इनके बाद अब जैसे स्वर संधि में किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, दूसरा स्वर आएगा, तो उसके आधार पर संधि, स्वर संधि के मुख्य भेद किए गए। जैसे अ के बाद अगर अ आता है, या अ के बाद आ आएगा, या अ के बाद ई आएगा, या अ के बाद ए आएगा, ओ आएगा, तो सबके लिए अलग अलग रूल बनाया है। वही ये 5 मुख्य भेद, यही 5 है, जिसमें किस स्वर के बाद दूसरा स्वर आएगा तो फिर उनका जो है बाद में उनका जो है विकार जो होगा, विकार होके कैसा वो रूप बनेगा, उसके लिए 5 भेद किए गए हैं। और इसके अलावा भी स्वर संधि के 3 भेद हैं, पूर्व रूप, पर रूप संधि, प्रकृति व पूर्व रूप में क्या है कि जैसे जैसे ये आपने कई जगह ग्रामर की बुक में लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे एक एस की तरह सा आता है, तो वो पूर्व रूप संधि में आता है। तो इसको धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। प्रकृति भाव संधि इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि यहाँ पे 2 वर्णों में संधि नहीं होती है पहले की अपेक्षा। तो ये कुछ बेसिकली ये सब कुछ संधि के अपवाद हैं, जो वृद्धि, जैसे ये पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि में जब वृद्धि होती है लेकिन यहाँ पे वृद्धि नहीं होती है, तो उसी तरह का ये है अवग्रह संधि। तो धीरे धीरे, तो आज हम 5 जो मुख्य भेद हैं उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है। तो आज सबसे पहला जो है हम दीर्घ संधि समझने की कोशिश करेंगे। तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि, इसके लिए सबसे पहले सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अब देखिए, जिनको अगर प्रत्याहार पता नहीं है तो उनको अकः का मतलब नहीं समझना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं वो वर्ड लेटर्स लिख दूंगा कि इसके बीच में कौन सा लेटर आता है, लेकिन एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सूत्र तो यही है। अब सूत्र में अका में क्या क्या लेटर आता है, अका में जो दीर्घ संधि में लेटर लिया जाता है, ये अक एक प्रत्याहार होता है जिसके अंदर आता है लेटर अ, ई, उ, री और ली। अक प्रत्याहार के अंदर इतने लेटर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और जो माना गया है संस्कृत, जो इसमें माना हमारे संधि में या संस्कृत में जो माना गया है संधि करते हुए, तो अ में दोनों लेटर को लिया जाता है। अ मतलब अ और आ, इसका मतलब दोनों है। ई में क्या है, ई में ई और बड़ी ई दोनों को शामिल किया गया है। और ऊ में ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों शामिल रहते हैं। इसी तरह री और लिरी में, री में जनरली तो यही री यूज़ होता है, लेकिन वेदों में कहीं कहीं दीर्घ री और दीर्घ री और ये दीर्घ लिरी भी यूज होता है। तो हालांकि वेदों में यूज होता है, ऐसे जनरल यूज नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो हमारा यूज होता है इतने ही लेटर्स। हम जो नॉर्मल कोई भी संस्कृत की बुक पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं लेटर्स के बीच में संधि हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या क्या है, अकः सवर्ण दीर्घ, मतलब अकः मतलब इन लेटर्स के बाद, सवर्ण मतलब अगर वैसा ही लेटर आए तो दोनों में दीर्घ हो जाता है, ठीक है। यानी कि अभी भी जैसे नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे हम लोग। तो इसका कहने का मतलब है कि अ,
या आ, जैसे लेटर है अ या आ, इसके बाद अगर वैसा ही मतलब सिमिलर अ या आ, ये दोनों आए, ठीक है, ये दोनों आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ मतलब आ हो जाएगा, ठीक है, ये आ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अ प्लस अ, दो लेटर मिलना है, तो जैसे है एक वर्ड लिखते हैं क्वा जोड़ अपी, तो देखिए यहाँ भी व में अ है, वह जो लेटर है इसमें ये लेटर वर्णमाला के हिसाब से ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो ये दोनों अ और प्लस अ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा ये क्वापी, क्वापी। उसी तरह कैसे हो जाएगा, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल जो है हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे विद्या, विद्या यहाँ पे क्या है आ है जोड़ आलय, आलय, तो इसमें क्या है यहाँ भी देखिए आ है और विद्या में भी आ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाना चाहिए, इस नियम से आ हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा संधि होके विद्यालय, ठीक है, ये विद्यालय हो गया। उसी तरह ई का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ई के बाद यह है, तो जैसे ई के बाद ई या दीर्घ ई के बाद छोटी ई या दीर्घ ई है, तो दोनों का क्या हो जाना चाहिए इस नियम से बड़ी ई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो क्या देखेंगे, जैसे मुनि जोड़ ईशा, तो देखिए यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे मुनि में छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा दोनों का मिलकर बड़ी ई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा मुनीशा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी है उसका दीर्घ होता चला जाएगा। जैसे और एक देख लेते हैं, ई ऊ, जैसे ऊ प्लस ऊ का देख लेते हैं, भानु जोड़ उदया, तो यहाँ भी क्या है, तो रूल क्या है कि ऊ या ऊ, इसके बाद ऊ या ऊ, मतलब दोनों में से कोई भी आए तो बड़ी ऊ हो जाएगी, ठीक है। तो भानु जोड़ उदय क्या हो जाएगा भानुदया। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हमें जानना जरूरी है कि ये प्लस ये जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे है री का उदाहरण दे देते हैं, पितृ जोड़ ऋणम, तो क्या है इसमें भी री है, इसमें भी पितृ में भी यहाँ री है, प्लस यहाँ जो है यहाँ भी री है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है दीर्घ री हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पितृनम। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो भी है, लेकिन मुख्य रूप से हमें जानना जरूरी है कि जब दो स्वर आपस में एक जब जुड़ेंगे तो उनका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे एक है जैसे चमू जोड़ ऊर्जा, तो ये दोनों देखिए यहाँ भी बड़ी ऊ है और यहाँ भी ऊ है, तो ये दोनों हो जाएगा दीर्घ ऊ, तो ये क्या हो जाएगा चमूर्जा। चमू मतलब सेना होती है, तो सेना ऊर्जा। तो ये इस तरह से हम देखें तो आज हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि जानने की कोशिश की। अब देखिए कहीं भी अगर आप देखेंगे कि दोनों जब एक सेम आ या छोटी बड़ी या ऊ या बड़ा ऊ या री और बड़ा री, इसके बाद अगर सेम कोई आता है तो दोनों मिलके उनका दीर्घ रूप हो जाएगा।
ठीक है। अगले वीडियो में हम यण गुण संधि की बात करेंगे, वृद्धि संधि की बात करेंगे, आदि संधि की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग संधि सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम संस्कृत भाषा को पढ़ सकें। थैंक यू।